हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम सीटेट एग्जाम 2026 के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? हमारे ऑप्शन हैं कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमत के प्रति सहनशीलता। तो इसमें तीसरे में कह रहा है कि अभिसारी चिंतन पर बल देना, तो ये गलत होगा। सृजनात्मकता की बात जहां पर भी होगी वहां अभिसारी चिंतन को नहीं बल्कि अपसारी चिंतन पर बल देना है। तो तीसरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। पहले में है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, यह बिल्कुल सही है। विचार मंथन पर बल देना, यह भी सही है। और असहमत के प्रति सहनशीलता, यह भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 किस में है? ऑप्शन डी में। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या होती है कि जो हमें कोई काम करने के लिए या कोई चीज सीखने के लिए अंदर से प्रेरित करती है, या फिर अपनी रुचि के अनुसार जब हम कोई काम करते हैं, ना कि किसी के दबाव में आकर या फिर किसी को पीछे करने के लिए या अच्छा नंबर लाने के लिए या फिर किसी की प्रशंसा पाने के लिए। ये सारी चीजें अगर नहीं, जहां पर नहीं होती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आंतरिक प्रेरणा को नहीं दर्शाती हैं बल्कि बाह्य प्रेरणा को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% के ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। तो अभी मैंने क्या बताया कि हमें कोई चीज पाने के लिए कोई चीज काम नहीं करना है क्योंकि वह बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है कि रोमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे, यह भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। तो प्रशंसा पाने के लिए भी अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वह बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। डी में कह रहा है, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में वह रुचि रखता है। यह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें जो रवि है वह कोई कार्य करने के लिए अपनी रुचि के अनुसार कोई कार्य कर रहा है। वो किसी की दबाव में आकर या फिर किसी की प्रशंसा पाने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए, इन सब के लिए नहीं कर रहा है बल्कि अपनी रुचि के अनुसार कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, गायन, सोच या फिर चलना? तो जो डिसलेक्सिया होता है वह पढ़ने से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्तिगत लक्षणों का निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम या फिर मानकीकृत निर्देश? तो समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को सहायता देने की बात हो रही है। पहली चीज, जहां पर हमें
प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अगर कोई चीज मिलेगा तो वह तो हमेशा गलत हो जाएगा। और मानकीकृत, जहां पर भी मानक शब्द मिलेगा वो भी क्या होगा, गलत होगा। पहले में कह रहा है व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, यह बिल्कुल सही है। सहयोगात्मक अधिगम, यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, 1 और 3। 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, या फिर संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, या भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। डी कह रहा है कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि लेव वाइगोत्स्की जो है वह भाषा और विचार में क्या संबंध बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है वह संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग और शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो ये चारों जो हैं वह अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। केवल व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा, या फिर सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, या फिर भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। लेव जीन पियाजे के अनुसार जो चिंतन है वह भाषा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो समालोचनात्मक चिंतन को वही प्रश्न बढ़ावा देंगे जिससे कि कई सारे आंसर मिल सकते हैं। जब बच्चों से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसके कई सारे आंसर होंगे, बच्चे अपने अनुभव के अनुसार अपने आप से अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, तो वो क्या होंगे, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे। यदि अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है तो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। यह प्रश्न बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम बच्चों से पूछेंगे कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों, तो बच्चे अपने अपने अनुसार अलग अलग तरीके से आंसर देंगे। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में कह रहा है कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो इसका एक ही आंसर होगा। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं, ये भी इसका भी सभी बच्चे एक ही आंसर देंगे। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका भी सेम ही आंसर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा की जानी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन ए।
प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह क्या है? समालोचनात्मक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। जहां पर भी अगर ऑप्शन में मानक पाठ्यचर्या की बात करेगी तो वह हमेशा गलत होगा, और इसमें कह रहा है पृथक्करण व वर्गीकरण करना, तो कभी भी हमें बच्चों का पृथक्करण या वर्गीकरण नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि केवल व्यावसायिक शिक्षा, ये भी गलत होगा। और ऑप्शन में अगर जहां पर भी पाठ्यचर्या में लचीलापन की बात करेगा तो वह जो ऑप्शन होगा हमेशा राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, या फिर शारीरिक विकास की तेज गति। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि जो क्लास है उसमें जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और जो अन्य विद्यार्थी हैं वे आमतौर पर किस प्रकार से भिन्न होंगे। तो समझ की अग्रवर्ती गहनता, इसका राइट आंसर होगा। सीखने में तेज गति, ये भी सही है। समझ के लिए दूसरे पर अधिक निर्भरता, यह गलत हो जाएगा। शारीरिक विकास की तेज गति, यह भी गलत होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाए? 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा है। ज्ञान व्यक्तिपरक है, ये सही कह रहा है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, यह भी सही है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, यह गलत है। बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए। डी कह रहा है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, यह भी सही है। क्वेश्चन में निगेटिव आंसर पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, यह आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य प्रेरणा है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, यह बिल्कुल सही होगा। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, यह भी बाहरी प्रेरणा का स्रोत है। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, यह भी क्या होगा? बाह्य प्रेरणा का उदाहरण होगा। तो इसमें आंतरिक पूछा था, तो आंतरिक क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। अगला प्रश्न है, भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या फिर कह रहा है भाई बहन के जो रिश्ते हैं वह माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
या केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो बिल्कुल ही गलत है। कह रहे भाई बहन के रिश्ते की सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है, यह भी गलत है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह होगा ऑप्शन ए। भाई बहन के रिश्ते जो हैं माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने CDP के कुल 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।